ये जितनी ब्रांचेज हैं ये सब, ये सारी इस ट्यूब के जो एक एक अंग हैं, ऐसे ऐसे पोर्शन बनाए हुए हैं, ऐसे लगाए हुए, उनके बीच से निकल निकल के सारे शरीर में। ओके, ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम। अब आपको कुछ पूछना है? यस, बिहेवियरल साइंटिस्ट जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की, देयर इज द सेम लेफ्ट एंड राइट और द सेम लेफ्ट साइड देयर आर टू पार्ट्स, सो दिस बेसिकली अ conceptual. यस, राइट। अब डिटेल में बताइए सबको समझ में। Suppose behavioral scientists बोलते हैं brain has two parts like right and left. Yes. Now day to day work we are basically left oriented, this logical sequential. Left part oriented. Yeah. Because we are working with right. तो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट को चलाता है। So in terms of suppose we want to be creative, so we should touch our other side of the brain. So is the same left and right or there is something different related to conscious or consciousness? ऐसे नहीं है। ये हमारे शरीर के जितने फंक्शन है राइट हैंड साइड के, वो लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को एक्टिवेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव है। अब जो सबकॉन्शियस की बात आप लोग कर रहे हैं, वो ब्रेन का वो पोर्शन है जिसमें कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस नॉलेज इकट्ठा होता है। वो है ब्रेन का पीछे का पार्ट, ये पार्ट जहाँ नॉलेज इकट्ठा होता है। और ये ब्रेन के ऊपर का जो भाग है, ये पोर्शन सबसे ऊपर वाला, जिसमें खूब सारे रिंकल बने हुए हैं, ये एनालिसिस का काम करने वाला है। जो बिहेवियरल साइंस की आप बात करते हैं, तो बिहेवियरल साइंस का सारा एक्टिवेशन दो चीज़ों से मिलाकर होता है कि हमारे पहले के संस्कार क्या है, संचित ज्ञान हमारा क्या है, और उसका एनालिसिस इस तरह से करते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे बिहेवियरल साइंस पर एक्ट करते हैं। दो भाग जो है वो फिजिकल है, और ये जो भाग है एक नॉलेज इकट्ठा करने का, एक एनालिसिस वाला, ये कंसेप्चुअल। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? नर्वस सिस्टम का विजिबल है जी? विजिबल जो नर्वस सिस्टम का वो है, हाँ, वो काटेगा कोई वैसा कुछ। ओ यस, नर्व्स आर विजिबल। जैसे वो सीधा नोनी जो है, हाँ जैसे हम देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नर्व्स आर विजिबल। सर ब्रेन फेल जो वो कहते हैं वो क्या है? ब्रेन फेल? ब्रेन फेलियर ऑफ ब्रेन। फेलियर ऑफ ब्रेन, वो जब डिजीजेस की बात करेंगे तो उसको बीमारियों की बात। ये जो नर्व्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे तंतुओं की बनी हुई है, बहुत छोटे तंतु। एक एक नर्व में लाखों लाखों की संख्या में, हमारे पूरे शरीर में बिलियंस की तादाद में छोटे छोटे सेल्स हैं, उससे नर्व बनी हुई, और ये बिल्कुल विजिबल है। डॉक्टर लोग जब सर्जन लोग ऑपरेशन करते हैं तो उनकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि कोई नर्व नहीं कट जाए। अगर रक्तवाहिनी कोई कट जाएगी, आर्टरी या वेन, जैसे छोटी बारीक कैपिलरी तो कट ही जाती है, उसको बचा नहीं सकते, लेकिन बड़ी जो नाड़ियाँ हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर उनमें से कोई एक आध कट भी जाए तो फिर जोड़ देंगे, टाँका लगा देंगे, ये पॉसिबल है। नर्व्स के बारे में ये पॉसिबल नहीं, लेकिन नर्व्स को कटने से बचाने के लिए वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए एक नर्व कट जाए, जैसे हमारी लड़की है डॉक्टर उषा, वो एक दिन पानी का गिलास धो रही है, उस गिलास का एक किनारा थोड़ा सा कटा हुआ था, टूटा हुआ, तो धोने के टाइम में उसकी उंगली पर खून बहने लगा, लेकिन भागते हुए गए लेकर के डॉक्टर के यहाँ, तो उसने बड़ी सफाई से बहुत सुंदर काम किया कि पहले तो उसके भीतर जो रक्तवाहिनी थी उसमें टाँका,
उसके बाद घाव के ऊपर टांका लगाया, पट्टी लगाई। घाव सूख गया, ठीक हो गया, लेकिन उस उंगली का सेंसेशन क्योंकि नर्व टच। अब ये सेंसेशन समय पाकर धीरे धीरे रिस्टोर होता है, नर्व्स फिर बनने लगती है, फिर उठ जाती है, नई पैदा होने लगती है। एक सीमा तक मैं समझता हूँ कि उसका करीब 60-70% वापस रिस्टोर हो गया, लेकिन 100% रिस्टोर नहीं होगा। अब उसको रिस्टोर करने का कोई तरीका भी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई दूसरा इलाज नहीं है जो उसको रिस्टोर कर सके। इनकी नर्व्स की जो पावर है, इसके विषय में मैं आपसे विचार करूँ। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार की एनर्जी, 2 तरह की ताकत। एक वो ताकत है जिससे हम बोझा उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ये हमारे शरीर की मस्कुलर पावर, फिजिकल फोर्स है। इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से पशु बल। जानवर की जो ताकत होती है, वैसी ताकत हमको हमारी मसल्स में मिली, मांसपेशियों में स्ट्रेंथ है, ये हमारा पशु बल। एक दूसरी ताकत है जो इससे बिल्कुल भिन्न है, एकदम डिफरेंट, और वो है हमारी न्यूरो एनर्जी, हमारे नर्व्स की ताकत। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट। जो नर्व्स की हमारी ताकत है, इसको हम लोग कहते हैं हमारी जीवनी शक्ति। किसी मनुष्य की नर्व जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही उसका काम सुंदर होगा, उतना ही उसके विचार, उसके करने के तरीके सब अच्छे होंगे, उतना ही उसका कंट्रोल अपने आप पर अच्छा होगा, और जिसका वो मस्कुलर पावर जिसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बोझ उठा सकेगा, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकेगा, कुश्ती लड़ सकेगा, ज़्यादा भारी काम कर सकेगा। ये पावर दोनों अलग है। इतना मजबूत जानवर हाथी होता है, लेकिन उसके सेंसेस, उसके शरीर की स्फूर्ति उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी आदमी की। क्यों? कि आदमी की न्यूरो एनर्जी, उसकी जीवनी शक्ति हाथी से नहीं ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अच्छी। जब आदमी खाना वाना छोड़ देता है तो आदमी की जो मस्कुलर पावर है, जो शारीरिक शक्ति है, फिजिकल ताकत है, वो घटती है। लेकिन जो न्यूरो एनर्जी है वो काफ़ी समय तक उल्टा बढ़ती है। ये विषय हम लोग लेंगे बाद में, लेकिन ये एक अलग सिस्टम है, टोटली अलग है। ये जीवनी शक्ति को उद्दीप्त करना हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का एक एम है। इसके विषय में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि टॉपिक चल रहा है इसलिए मैंने इसके विषय में आपको बताया कि 2 तरह की पावर है। एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड न्यूरो एनर्जी, और दूसरी मैकेनिकल एनर्जी है जो हमारे मसल्स की, हड्डियों की। ये तो हो गई ऐसी मोटी मोटी चीज़ें जो हमको सबको दिखाई देती है, हम लोग सब। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ और बड़े बारीक काम, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, उनमें से एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, माने डक्टलेस ग्लैंड्स।
आपने देखा ना डक्ट वाली ग्लैंड्स कई एक हैं, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मुंह में, इनमें सब में डक्ट्स हैं, नालियाँ बनी हुई हैं। जो जूस में पैदा होता है वो नालियों के द्वारा जहाँ उसको जाना है वहाँ जा कर के पहुँच जाता है। पर इसके अलावा कुछ और ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस और क्या है एड्रिनल, इस प्रकार की कई एक और ग्लैंड्स हमारे शरीर। ये ग्लैंड्स यदि भी बहुत छोटी हैं, ये ग्लैंड्स की इम्पोर्टेंस साइंस के द्वारा बहुत देर से मालूम हुई कि क्या काम करती है, और इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है कि सब कुछ ठीक रहे तब भी अगर ये ठीक ना रहे तो सब कुछ गड़बड़ हो। जरा इनके विषय में थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर में जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे एक मटर के दाने के बराबर वहाँ टंगी हुई, उसमें एक रस बनता है, वो रस निरंतर रक्त में मिलता है। हम खड़े हो सकते हैं, अचानक कोई धक्का लगा दे तो भी गिरते नहीं हैं, ज़्यादा टेढ़े हो जाए तो भी नीचे नहीं गिर जाते हैं। ये जो बैलेंसिंग का काम है, शरीर को बैलेंस रखने का काम है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसके द्वारा। इसके बाद आते हैं थायराइड। कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है गले में, निश्चित थायराइड ग्लैंड का काम है इससे जो जूस निकलता है इसके द्वारा हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, यानी शरीर में कुछ टूटता है कुछ नया बनता है, कुछ टूटता है कुछ नया बनता है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब थायराइड का जो जूस निकलता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, थायराइड का जूस कम निकलने लगता है तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया स्लो है और शरीर फूल के मोटा है, पानी भरने लगता है, शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। जब वो फास्ट हो जाती है तो कोई जूस शरीर का शोषण करता है, फास्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन की गति बढ़ जाती है, बनने की गति इतनी रहती है तो शरीर दुबला होता चला जाता है। इसके बाद यहाँ छाती के बीच में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस, THYMUS। ये थाइमस जो आपको बोला था ना, हमारे शरीर की वो सुरक्षा प्रणाली, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। उससे जो जूस निकलता है वो शरीर में WBC बनाने में सहायता करती है। अगर शरीर में थाइमस का ना, थाइमस की जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी गतिविधि को कंट्रोल करती है। जो WBC बताया ना, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनकी शरीर में कितनी संख्या होना चाहिए, अचानक कहीं चोट लगी, कट गया, किसी वायरस ने शरीर में प्रवेश किया, उससे लड़ने के लिए ज़्यादा फौज चाहिए तो थाइमस आदेश देती है और बनाओ, जल्दी सिपाही चाहिए। चीन ने भारत की सीमा पर हमला किया, सब जगह देश में ट्रेनिंग कैंप खोल दो और वो क्या बोलते हैं सिविल डिफेंस फोर्स तैयार करो, आर्मी की जगह ट्रेनिंग करो, सब हथियारों को चीन के मोर्चे पर भेजो। ये सारे आदेश, ये सारे हुक्म
ये सब थाइमस से जो जूस निकलता है वो जूस नियंत्रित है, वहाँ से कंट्रोल होता है, वो सारे काम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं एड्रेनल। एड्रेनल 2 ग्लैंड्स हैं जो दोनों किडनी के ऊपर बिठाई हुई। जब किसी प्रकार का खतरा होता है सामने, डेंजर, हम लोग ये देखते हैं क्या, वो टीवी में एक सीरियल आता है ना जिससे डर लगता है, क्या है वो? आप नाम जानते हो कि मैं नहीं जानता। आहट, कौन कौन देखता है? तो देखती हो? 1-2 बार। कैसा लगता है उस समय? कैसा लगता है? डरावना तो लगता है। शरीर पर क्या होता है? सब रोए खड़े हो जाते हैं, सब रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर में झुंझुनी होने लगती है। ये सब क्या है? हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर आक्रमण होता है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है, तो शरीर का तुरंत आदेश होता है तुम्हारे ऊपर डेंजर है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ माने तन के खड़े हो जाओ। अब तन के खाली खड़े होने से नहीं होगा ना, तो सर और बहुत कुछ चाहिए। तब ये आदेश चलते हैं ब्लड में जो शुगर है वो एक्टिव हो जाए, लीवर तैयार रहो, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो जो आर्मी डिपो होता है, आर्मी डिपो को कंस्ट्रक्शन हो गई, सब ट्रक लॉरी टैंक जितने तैयार हैं सब एकदम तैयार कर रखो, ओवरऑल करो, तेल भर के रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ता है किधर भेजना पड़े, एवरीथिंग रेडी। और पुराने शुरू में जो आर्मी के पूर्वज थे, जो लाखों वर्ष पहले जिनसे आदमी का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, उद्भव हुआ, वो तो हमेशा ही बेचारे डेंजर में रहते। और उनके वो सब बड़े बड़े सिर पे केस होते थे, लंबे लंबे लटकने वाले। तो जिस समय कोई हमला होता, कोई जंगली जानवर ने उस पर आक्रमण किया, तो उनको भी सम्मत होना पड़ता था, तैयार होना पड़ता था। तैयार होने में सबसे पहली तैयारी तो यही होती थी कि जिस पर आक्रमण हो रहा है वो रक्षा जिसको अपनी करनी है, वो मोटा ताज़ा भारी भरकम दिखाई दे, ताकि सामने आने वाला डर जाए किसी लड़कों। तो सारे शरीर के रोए एक एक केस उसका खड़ा हो जाता। जब वो खड़ा हो जाता तो आदमी था तो इतना, लेकिन दिखता है क्योंकि इतने बड़े बड़े केस उसके लंबे लंबे और खड़े हो गए। आक्रमणकारी को ये लगता था अरे तो इतना बड़ा भारी जानवर है, दूर रहो, भाग जाओ। कुत्ता जब क्रोधित हो जाता है, किसी के पास अल्सेशन है नहीं, अल्सेशन के केस सब ऐसे लटके रहते हैं, लेकिन जब क्रोधित हो जाता है तो दुम खड़ी हो जाती है, एक एक रोआ उसके शरीर का तन के खड़ा हो जाता है बिल्कुल, और टाइट हो गए, कान भी सीधे। क्या दिखाना चाहता है? वो दिखाना चाहता है कि जो मेरी साइज तुम देख रहे हो वो नहीं है, ये कनक बुधा का श्रृंगार है, इतना बड़ा शरीर, सावधान हो जाओ, लड़ने की तैयारी मत करो। वही लिगेसी अभी भी हमारे ऊपर चली है। एड्रेनल ग्लैंड, उससे जो जूस निकल के रक्त में मिलना शुरू होता है, रक्त में मिलने के साथ ही हमारे खड़े हो जाते हैं। और वो केस तो रहे नहीं कि मोटा दिखेगा, इतने बारीक हो गए कि नजर ही नहीं आते, फिर भी खड़े होते हैं। इसके अलावा जो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करने वाला स्टोर है, ग्लूकोज, जो लीवर में जमा रहता है और रक्त में, उसके जलने की क्रिया तेज हो जाती है। उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो सांस भी तेज चलने लगती है और गहरी चलने लगती है। ये सब काम एड्रेनल। इसके अलावा और भी ग्रंथियाँ हैं, हमने पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रेनल, 4 की बात। इसके अलावा और ग्रंथियाँ हैं जो स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग है, और उसका संबंध स्त्रियों और पुरुषों के विभिन्न अंगों से। वही वो ग्रंथियाँ हैं जिनके कारण एक सर्टेन एज के बाद आदमी की आवाज़ भारी हो गई, स्त्रियों की आवाज़ बारीक हो। एक सर्टेन एज के बाद आदमी के चेहरे पर दाढ़ी मुँह चुभने लगती है,
स्त्रियों के शरीर में दूसरे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। एक सर्टेन एज के बाद एक मासिक क्रिया शुरू होती है। ये सब चीज़ें कंट्रोल करने वाली ये इसी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं शरीर में जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, इनको नियमित करती है, इनको चालू करती है। समय आने पर जब देखते हैं कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो बंद भी कर देते हैं। एक सर्टेन एज है, एक सर्टेन उम्र है जहाँ तक संतान उत्पन्न हो सकती है, शरीर की क्षमता। उसके बाद जब शरीर का ढलाव आता है, उम्र का ढलाव आने लगता है, उसके बाद शरीर की वो क्षमता नहीं रहती है कि स्वस्थ संतान को जन्म दे सके, अपने आप ऑटोमेटिक वो ग्लैंड अपना काम करना बंद कर देती है। इसी प्रकार पुरुष को भी एक सर्टेन एज के बाद क्रिया उसकी धीमी हो जाती है और वो बुढ़ापे की तरफ चलती है। यही वो ग्रंथियाँ हैं जो समय आने पर शरीर में झुर्रियाँ पैदा करती हैं। उनकी जब गतिविधि कम हो जाती है तो स्किन सिकुड़ने लगती है, शरीर के नीचे जो फैट जमा है वो फैट घुलने लगता है, शरीर दुबला हो जाता है, स्किन चमड़ी पारदर्शी होने लगती है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने सूक्ष्म तरीके से कितनी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर हमारे शरीर में कितनी बारीक चीज़ों से हमारा सारा ये काम है। Can you give an example to clarify neuroenergy? न्यूरो Yes, one example clarify neuroenergy. न्यूरो एनर्जी, न्यूरो एनर्जी है एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे शरीर में पैदा होती है, वो न्यूरो एनर्जी है। आपने शायद कहीं एक एक्सपेरिमेंट उसका एडिशन का शायद क्या था, थॉमस अल्वा एडिशन, कि मरे हुए मेंढक की टांग में उसने इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो उसकी टांग हिलने लगी। आदमी का हार्ट जब काम बंद करना कर देता है तो डॉक्टर लोग उसको फिर से चालू करने के लिए उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड देकर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। वो करंट जब मारता है तो अचानक वो चालू होता है। अगर उसके बाद में उसको इम्पल्स बराबर मिलता रहे तो वो धड़कता है। ये जो है ये सारी पावर इलेक्ट्रिकल है। तो फिजिकल सेंस में अगर हम बोलें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पर ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट है। ये अपने आप में इंटेलिजेंट सिस्टम है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी तो डेड फिजिकल सिस्टम, वो इंटेलिजेंट सिस्टम। इज दैट क्लियर? Any questions here? What question? जब बीमारियों की बात करें उस समय इसकी बात अपने आप आएगी, उस समय करें तो ठीक। और कुछ रचना संबंधी और कोई बात? अब जरा हमारे शरीर के कुछ और अवयव बाकी रह गए हैं, उनके विषय में 10-15 मिनट होता है। सबसे पहले हमारे शरीर का एक अवयव है आँखें। सभी लोग जानते हैं कि आँखें दो हैं और इन आँखों की रचना एक कैमरा की तरह है, या यूँ कहना चाहिए कैमरा की रचना आँख की तरह, क्योंकि आँख तो भगवान ने बनाई, कैमरा आदमी ने बनाई। इस आँख की जो शेप है वो एक बॉल की तरह छोटी सी गोल है। सामने में इसके एक लेंस लगा हुआ है और पीछे इसके एक स्क्रीन पर्दा बना।
ये इसकी एक छोटी सी पिक्चर है, दिखाई दे रही है? ये दिखाई देती है? ये इसकी छोटी सी पिक्चर है, इसमें ये सामने लेंस लगा हुआ है और ये पीछे इसके पर्दा है। जब इस लेंस पर किसी चीज़ का प्रतिबिंब गिरता है, किसी चीज़ से आने वाली लाइट्स गिरती हैं, वो सब लाइट्स को कंसंट्रेट करके पीछे वाले पर्दे पर रियल इमेज बनाते हैं। ये जो लेंस है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। जो मोटा वाला बीच में मोटा वाला लेंस होता है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस पर जब लाइट की किरणें पड़ती हैं तो उन किरणों को संकुचित करता है, एकत्रित कर देता है और ठीक पर्दे पर जाकर उसका अक्स बनता है, उसकी पिक्चर बनती है। वो पिक्चर उसके पीछे एक ऑप्टिक नर्व है, चार्ट है, देखिए और चार्ट वहाँ रखे हुए लगे, और चार्ट उस कमरे में रखे हुए नहीं, और कमरे में है बोले वो कहने भरे अच्छे नहीं चार्ट। ये जो लेंस है ये एकदम रिजिड नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की ताकत है। अगर पीछे पर्दे पर पिक्चर क्लियर नहीं बनती है तो लेंस कभी थोड़ा सिकुड़ता है, कभी थोड़ा फैलता है, लेकिन पिक्चर क्लियर करना चाहिए। उसके पीछे ब्रेन से आई हुई एक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व उस पिक्चर को ब्रेन में ले जाती है, वहाँ जाकर उसका एनालिसिस होता है, तब हमको आपका फेस दिखाई देता है, आपको मेरा फेस दिखाई देता है। तब हमको पेड़ पौधे, हम किताब पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में पेन है, वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आदमी की ये जो आँख है ये टेक्निकलर कैमरा, जितने रंग हैं उतने ही रंग की चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। ये फैक्स मशीन नहीं है कि कुछ भी डाल दो काला है। जितने रंग हैं उतने रंगों में अलग अलग टेक्निकल। और ये जो विशेष वरदान है ये मनुष्य को मिला, पशुओं को, जानवरों को रंग दिखाई नहीं देते। बोलते हैं ना लाल कपड़ा दिखाए तो सांड भड़क गया, रेड क्या बोलते हैं, रेड क्लॉथ, तो रेड क्लॉथ दिखाया तो सांड भड़क गया, तो रेड का कोई माने नहीं। कोई भी कपड़ा दिखाएंगे सांड वैसे ही भड़केगा, क्योंकि उसके लिए लाल पीला हरा कोई डिफरेंस नहीं है। सब रंग की डेप्थ के अनुसार कहीं ग्रेइश है कहीं वाइटिश है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क। ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, ठीक है। ये आपका लेंस है और ये इसके पीछे का पर्दा है, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। और ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो नर्व है पीछे, ये सफ़ेद रंग की जो दिखाई गई है ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर। ये ऑप्टिक नर्व अल्टीमेटली ब्रेन में चली गई है, जहाँ जाकर के इमेज बनती है। जैसे शरीर के हर भाग को रंग की जरूरत होती है, ऐसे आँख को भी रंग की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति की आँख को आप गौर से देखेंगे तो उसका जो वाइट पोर्शन है उसमें आपको लाल रंग की बारीक धारियाँ दिखेगी। ये रक्तवाहिनी धारा, आर्टरीज का भाग। और जो लौटने वाली है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, लेकिन बहुत किसी व्यक्ति में ग्रीन भी दिखाई देते हैं, ब्लू भी, लेकिन बहुत कम लोगों की नजर में दिखाई देते हैं। ये हैं मसल्स।
जो आई बॉल को होल्ड करती है, आँख को पकड़ के रखती है और आँखों को इधर घुमाना है, उधर घुमाना है, ऊपर नीचे गोलाकार, किसी को डराना है, खींच लेना है, वो सब काम इनके द्वारा। बच्चे को डराना हो आँखें निकालते हैं, ये मसल्स कभी डराना है, कभी नीचे देखना है, शर्माते हैं आँखें नीचे हो जाती है, गुस्सा करते हैं तो बाहर निकल आती हैं। ये सारे काम इन मसल्स के द्वारा। एनी क्वेश्चंस हियर अबाउट द आँख के बाद आते हैं हम कानों में। दो क्यों बने? हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, दो बनाने का एक पर्पज़ है, इसी चित्र में आप देखते हैं कि ये वस्तु हम देख रहे हैं, इन दोनों से आने वाली किरणें इन दोनों आँखों पर पड़ रही हैं और इन दोनों आँखों से वापस उल्टी जा कर के और यहाँ पर इसका एनालिसिस होता है इस जगह में। ये दो आँखें अगर नहीं होती तो हम लोगों को चीज़ों के डिस्टेंस का करेक्ट अंदाज नहीं हो सकता और डायरेक्शन का भी ठीक से अंदाज नहीं हो सकता। जी, आप एक काम करें, एक दिन आप अपनी आँख पर पट्टी बांध कर और कोई चीज़ टेबल पर रखी हो, उसको उठाने की कोशिश करें। यू विल फाइंड, या किसी दरवाजे के पास में जाकर के उसका हैंडल टर्न करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करिए या खोलने की कोशिश करिए भीतर की, तो आप देखेंगे कि आप इसको छूना चाहते हैं किनारे को, तो आपका हाथ यहाँ लगता है। डिस्टेंस का गलत अंदाज होता है, आपका जो सेंस ऑफ डिस्टेंस है वो गलत होता है। आपका हाथ दरवाजे के हैंडल पर नहीं लगेगा, हैंडल के पहले ही आप ऐसे करके ऐसे करें, अरे हैंडल तो मिला नहीं, तो हाथ आगे बढ़ेगा तो आप एनीबडी कैन डू इट। कोई भी आदमी इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकता। एक आँख पे पट्टी बांध के दरवाजे का हैंडल खोलने की कोशिश करें, टेबल का ड्रॉर खोलने की कोशिश करें, किसी चीज़ को टेबल के किनारे से उठाने की कोशिश करें। आप लोग देखेंगे कि आपका हाथ उस वस्तु से, उस हैंडल से पहले ही उसको पकड़ रहा है। क्यों? कि आंखों के कोऑर्डिनेशन से हाथ का कोऑर्डिनेशन हो। दो आंखें इसलिए भी बनाई हैं, एक कहानी आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जोधपुर में एक बदमाश आदमी था, तो एक आँख से खाना, एक आँख से खाना, बाई आँख से उसको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही कोई गंजड़ी किसी शंकर जी के मंदिर में बैठे हुए बात होने लगी कि उस आदमी को कौन जाते ही घुसा मार सकता, तो किसकी हिम्मत इतने बदमाश आदमी को जो चाकू बंदूक लेके हमेशा बोलता है, कौन जाके मार? एक जना बोला मैं मार सकता। कुछ इनाम की बात हो गई, शर्त लग गई, कुछ हो गया, तो उसने क्या किया कि छिपा हुआ दीवार के पास खड़ा रहा। जब वो आदमी पास हो रहा था तो जो उसकी आँख फूटी हुई थी लेफ्ट वाली, लेफ्ट हैंड साइड से आया और एक उसके मुंह पर घुसा मारा और पीछे दौड़ के चला। अब उसको, उसकी तो राइट आई से दिखता है, लेफ्ट से उसको दिखता नहीं, किसने घुसा मारा उसको पता नहीं लगा, वो तो भाग गया। जब तक वो घूम के ऐसे देखे जब तो गले में घुस के गए तो गायब हो गया, दिखाई। क्योंकि हमारे शरीर में हमको दोनों तरफ देखना है, चारों तरफ हमको देखना है, तो ये दो आँख इसलिए दिए कि इधर भी देख सकें, बीच में एक और भी है नाक। ये नाक हमको इस आँख से इधर नहीं देखने देती, इस आँख से इधर नहीं देखने देती, रोक देती। इसलिए दो आँखें डिस्टेंस का मेजर करने के लिए,
चीज़ों की लोकेशन को सही पकड़ने के लिए और जिससे हमारा विजन वाइड हो सके, इसके लिए दुआ। एक चीज़ आप बताइए कि ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हाइकर स्केल, जब अर्थक्वेक होता है या कोई एटॉमिक बम का धमाका होता है तो जो देश करता है वो तो बताता नहीं मैंने कहाँ किया। दुनिया को कैसे मालूम हो जाता है कि कहाँ हो, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट का पता लग जाता है। कैसे पता लगता है कि उसकी वेव्स जो आती हैं वो वेव्स कम से कम 2 लोकेशन में मिलना चाहिए। एक मान लीजिए यहाँ मिली और दूसरी मान लीजिए यहाँ मिली। एक लोकेशन पे यहाँ पकड़ी गई, एक लोकेशन पे यहाँ पकड़ी गई। तो इन दोनों लोकेशन से चलने वाली जो लाइन है, एक ऐसे लाइन खींची, एक इससे ऐसे लाइन खींची। ये दोनों लाइन जहाँ मिलेगी वही तो पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 आंखें हैं जो लोकेशन का ठीक काम करती हैं कि 2 आंखों में होने की वजह से वो टेबल कितनी दूर है उसका मुझे ज़्यादा पता होगा। Anything else? Then we go to ear, कान, तो टाइम हो गया। ठीक है, फिर आज और आगे नहीं बढ़ाएंगे। We'll do it next time. कल तक हम लोगों ने अपने शरीर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातों की जानकारी दी। इसको और डिटेल में जाएं तो बहुत डिटेल है, और इतनी डिटेल है कि मेडिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, उन लोगों को 1-2 साल तक एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। बहुत डिटेल्स और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बहुत किताबें इसके विषय में लिखी गई है। इतना सब न तो हमको जानने का समय है, न इतना जानने की हमको आवश्यकता है। लेकिन जितना हमने जाना है उतना कम से कम हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए इतनी जानकारी होना चाहिए। प्रायः लोगों को देखते हैं कि उनको अपने फाउंटेन पेन के बारे में, अपनी कार के बारे में, अपनी साइकिल के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और अपने शरीर के बारे में कम जानकारी होती है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं मेंढक की और फूल की, छिपकली की, केंचुए की, अपनी खुद की नहीं पढ़ाते। हमारे भी तो आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या है, वो कुछ नहीं करता। मेंढक पढ़ाएंगे, फूल पढ़ाएंगे, पत्ती पढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों को तो अच्छा ज्ञान रहा है ज़रूर, लेकिन जिन लोगों को पहले कभी काम नहीं पड़ा है उन लोगों के लिए फिलहाल इतना जानना पड़ा। कुछ भाग छूट गया है, उसको जैसे जैसे हमको ज़रूरत होगी वैसे वैसे लेते जाएंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करें। एक्चुअली देखा जाए तो जिस विषय पर हम ये बातचीत कर रहे हैं उसमें घुसने का दरवाज़ा आज हम खोल रहे हैं, अभी तक खोला नहीं। तब जब ये शरीर इतनी वंडरफुल मशीन है, इसमें खुद अपने आप को ठीक करने की क्षमता बनाई गई है, इसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी फौज लगाई है जिसमें लाखों सिपाही हैं, कोई भी आक्रमण हो, हमला हो, एकदम वो मशीन ऐसे ही काम करती है जैसे बिल्कुल ऑटोमेटिक बना हुआ है। सब दौड़ पड़ते हैं एक नज़र से, जब ये बिगड़ती है खराब क्यों होती है?
चलते चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं ये शरीर अपने आप को इस योग इतना मजबूत बना ले कि कुछ हो ही नहीं? ये कोई नई बात नहीं। इस विषय पर जब से इस धरती पर आदमी ने पैर रखा है तब से लोग विचार कर रहे हैं। आदम मानस से लेकर और आज तक हर आदमी ने अपने अपनी नज़र से इस चीज़ पर विचार किया कि जब ये मशीन इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ऑटोमेटिक, इतनी रिस्पॉन्सिव है तो क्या कारण है कि मान लो रोग क्यों? लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बहुत सारी निकाली। कुछ थ्योरीज पर हम लोग अभी जरा विचार करें। आयुर्वेद जो संसार की एक बहुत पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, उसके विद्वानों ने, ऋषियों ने इस पर बहुत विचार किया और अंत में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शरीर में 3 विकार हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये शरीर के 3 विकार हैं। इन विकारों में जब तक बैलेंस रहता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है। समझ में आया? 3 विकार हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे नाउन्स का इंग्लिश भी बोलेगा तो इंग्लिश those type of nouns. ये समझ लीजिए जैसे वात, वात का अर्थ है वायु, दैट इज द विंड और एयर। पित्त है वो जूस जो हमारे शरीर में सिक्रेट होते हैं, और कफ जो खांसी वांसी होने पर गले से बलगम निकलता है उसको कफ कहते हैं। ये 3 वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन बना रहे, शरीर में बैलेंस हो, तब शरीर स्वस्थ रहता है। और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्यों बैलेंस बिगड़ जाता है? तो बैलेंस क्यों बिगड़ता है? अरे ये बात नहीं है, आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता। मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, आपकी बात बात नहीं। तो आयुर्वेद का ये कहना है कि ये संतुलन बिगड़ जाता है कभी मौसम बदल जाने से, कभी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ठंडी है, गर्म है। क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है? तो आइडिया किसी? क्या चीज़ गर्म? बोलो 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 ना। अरे घर में दादी माँ, सासू माँ सब बोलती है ये चीज़ गर्म करती है, ये चीज़ ठंडी है। वो क्या चीज़ है? तेल मसाला गर्म है और ठंडा क्या है? घी। घी ठंडा, घी ठंडा है। फलों की तासीर ठंडी और ठंडे हैं। जीरा ठंडा है और काला जीरा गर्म है। ये सफ़ेद जीरा होता है वो ठंडा होता है, काला जीरा गर्म होता है। कोई चीज़ गर्म है, कोई ठंडी है। ये गर्म ठंडी चीज़ों का बेमेल कर देने से बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाता है। एक दूसरा, गर्म ठंडी मौसम परिवर्तन हो रहा है। क्या हुआ? अभी तक गर्मी चल रही थी, अचानक सर्दी पड़ने लगी, इसलिए हम लोग बीमार हो। कभी पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी पी लिया। दार्जिलिंग का पानी बहुत भारी है, कलकत्ते का पानी अच्छा है, और कलकत्ते से भी राजस्थान में ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा अच्छा है। वो पानी अच्छा है, वो पानी खराब है, वो पानी भारी है, वो हल्का है। कोई पानी हल्का है, कोई पानी भारी है। रिलेटिव सबकी बात होती है। सर 1 cc 1 मिलीलीटर पानी ले लें
तो वजन एक ही ग्राम होगा, कोई फर्क नहीं है। फिर भी वो पानी भारी है हल्का, कोई भारी है कोई हल्का। इस तरह के कई सिद्धांत आयुर्वेद में। आयुर्वेद का प्रचलन हुआ लगभग 5000 वर्ष पहले, जब सभ्यता पश्चिम के देशों में, सभ्यता क्या चीज़ होती है ये वो लोग नहीं जानते, करीब करीब जंगली, उस समय आयुर्वेद का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे जब पश्चिम में विज्ञान ने जोर पकड़ा तो 17वीं 18वीं शताब्दी में नई थ्योरीज पैदा हुई, नए सिद्धांत पैदा हुए। और वो सिद्धांत एलोपैथी में बीमार होने के कारणों के प्रमुख सिद्धांत। उनका ये कहना है बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि कई प्रकार के वायरस हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जिनको हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हमारे शरीर पर हमला करते हैं, हमारे सिस्टम के भीतर बैठ जाते हैं। एक फ्लू का वायरस है तो एक हैजे का कीटाणु है, तो एक प्लेग का कीटाणु है, तो एक शीतला का कीटाणु है, तो एक उसका मीजल्स हो जाती है छोटी माता चमड़ा, उनके कीटाणु हैं। पता नहीं हज़ारों बीमारियों के हज़ारों प्रकार के कीटाणु हैं और हज़ारों बीमारियों के लिए हज़ारों प्रकार के वायरस हैं। अभी और भी उसी की खोज हो रही है, कैंसर को मिटाने के लिए भी खोज हो रही है। कैंसर के लिए कौन सा कीटाणु है, कौन सा वायरस है जिससे कैंसर ठीक। ये थ्योरी भी बहुत दिनों से चल रही है और आज के ज़माने में इसी थ्योरी को सर्वोपरि माना जा रहा है कि कीटाणुओं की वजह से हम लोग बीमार हैं। इसके अलावा हर घर में एक थ्योरी है, हर मोहल्ले में एक थ्योरी है, हर सिटी में एक थ्योरी है, हर आदमी के दिमाग में एक थ्योरी है, सबकी अपनी। कोई गाँव में बोलते हैं शाम को खाना खा के जा रहे थे, भूत लग गया, कोई प्रेत बैठ गया, उससे बीमार हो गया। ये भी एक थ्योरी है। शमशान घाट के पास से रात को नहीं जाना, वहाँ भूत होते हैं, फिर पकड़ लेते। ये भी देवता नाराज हो गए, सत्यनारायण के व्रत की कथा का वचन दिया था, ये काम हो जाएगा तो सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, तो कथा कराना भूल गए, सत्यनारायण भगवान बीमार हो गए तो नाराज हो गए। सारे भगवान नाराज हो गए इसलिए हम बीमार हो गए। एक सबसे विलक्षण बड़ी भारी थ्योरी है, हमारी तो तकदीर ही खराब। क्यों बीमार हो गए? अरे साहब क्या करें, हमारी तकदीर ही। इतना बढ़िया बम्बई में काम का ऑफर मिला था, मैं जा नहीं सका, बीमार पड़ गया, हमारी तो तकदीर। आपके एग्जामिनेशन नंबर कम क्यों आए? क्या करें साहब, बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? तकदीर ऐसी, तकदीर। कितनी थ्योरीज हैं, कितने सिद्धांत हैं, और इनके द्वारा कितने प्रकार के वहम, सुपरस्टिशन, भ्रम संसार में किसी कोई सीमा नहीं, लेकिन सब एक ही सिद्धांत पर आधारित है, मैं जिम्मेवार नहीं, कोई और चीज़ जिम्मेवार है। कीटाणु जिम्मेवार है, मेरी तकदीर जिम्मेवार है, सत्यनारायण भगवान जिम्मेवार है, और वायरस जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है। क्या हुआ जी साहब, क्या करें? वो बच्चे स्कूल गए थे, वहाँ से जुकाम हो गया, घर में आए, उससे सबको जुकाम। बच्चे जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं बीमार होता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, और सब लोग जिम्मेवार। ये जो सिद्धांत है या ये जो सारे सिद्धांत हैं, इन सब से विपरीत
प्राकृतिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत ये है कि बीमार होने के लिए आप लोग खुद चलिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करने का अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत। कृष्ण तो झूठा नहीं हो सकता, कृष्ण तो झूठा नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हर परिणाम का कोई न कोई कारण होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट। कोई रीजन होगा तो कोई परिणाम नहीं होगा, बिना रीजन के कोई परिणाम नहीं होगा। इस सिद्धांत को आज तक साइंस भी मानता है, बिना कोई कारण के कोई परिणाम नहीं हो सकता। अगर ये ट्यूबलाइट चलती है कोई कारण, किसी ने स्विच ऑन किया है तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई है तो ये ट्यूब जलती है। बिना कारण के कोई काम नहीं। अगर बिना कारण के काम दुनिया में होने लगे तो साइंस के सिद्धांत झूठे हो जाएंगे, शास्त्रों के सिद्धांत झूठे हो जाएंगे, गीता झूठी हो जाएगी, कृष्ण झूठा हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। और वो कारण खुद हमारे भीतर है। आइए देखें क्या हो। ये शरीर हमारा है, वंडरफुल मशीन, बहुत अच्छी बनाई गई है। इसमें अपने आप रिपेयर करने की, अपने आप इसको क्लीन करने की, अपने आप इसको तंदुरुस्त बनाए रखने की क्षमता दी गई। जब हम इसके प्रति अति करते हैं तब ये बीमार होता है। और अति में सबसे पहली अति हम लोगों से क्या होता है? सबसे पहली अति हमारे से होती है खाना गलत। पहली पहल हमारी अति है गलत। ये गलत खाना या अति भोजन शरीर में जाकर स्टोर होता है, उसको जाम करते हैं। इस तरह के कई प्रकार की अति है, जैसे भोजन है, गंदी हवा में सांस लेना है, धूप में नहीं रहना, व्यायाम नहीं करना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अति करते हैं और अति की वजह से हम लोग बीमार होते हैं। ये अति करता कौन है? नहीं करते, किसी और कारण से नहीं होती, खुद हम करते। इसी सिद्धांत को लेकर जर्मनी में एक विचारक हुए, मैं उनको डॉक्टर नहीं कहूँगा, डॉक्टर नहीं, वो साइंटिस्ट भी नहीं, वो कोई बहुत हमारे रूम में बिठाई आता, वो कोई बहुत बड़े विद्वान भी नहीं, विचारक। उनका नाम था लुई कूने। लुई कूने साहब ने 2-3 विषय प्राकृतिक चिकित्सा के निकाले और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में इसीलिए उनका बहुत बड़ा नाम है। उनको इस विज्ञान का काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट होना। उन्होंने पहला सिद्धांत ये निकाला कि आदमी के शरीर को देखकर ये पता लग सकता है कि आदमी स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अगर ये अस्वस्थ आज नहीं है तो कल कैसे अस्वस्थ हो सकता है? ये पहला सिद्धांत है। दूसरा, उन्होंने जल के प्रयोग के 50 नाम निकाले। और तीसरा, उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि कोई भी आदमी कैसे जाने कि मैं तंदुरुस्त हूँ या बीमार। तो आज हम खाली पहले सिद्धांत की बात करते हैं, दूसरे सिद्धांत की बात बाद में।
आपको 2 चित्र दिखा रहा हूँ, आप खुद जान जाएंगे एक तंदुरुस्त आदमी और बीमार आदमी में क्या होता है। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू फाइंड? क्या लगता है?